गौरी भाभी कितना अच्छा लग रहा है यहाँ खेत की रसोई में खाना बनाकर, और ऊपर से खुला आसमान। ये तो तुम ठीक कह रही हो लक्ष्मी, ठंडी ठंडी हवा, खुले में खाना बनाने का तो मजा ही कुछ और है। मुझे तो शुरू से खुली हवा में खाना बनाने की आदत है। सही किया हमने अपनी खेत में अलग रसोई बना ली। ऐसे ही तीनों बहुएं अपनी खेत की रसोई में बैठकर एक दूसरे से बातें करते हुए खाना बना रही थी। आखिरकार क्या वजह थी जो ये तीनों बहुएं घर में इतनी बड़ी रसोई होते हुए भी खेत में रसोई बनाकर खाना बना रही थी? आइए ये जानने के लिए हमें इस कहानी में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। रामगढ़ नाम का एक गांव था जिसमें भारती अपने परिवार के साथ एक छोटे से कमरे में रहती थी और भारती की 3 बेटियां थी। भारती का पति मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को चलाता था। कमरे में जगह कम होने के कारण भारती की रसोई आंगन में थी जिस पर उसकी तीनों बेटियां खाना बनाती थी। कुछ टाइम बाद शादी रतनपुर गांव में रहने वाली कमला के तीनों बेटों के साथ कर देती है और शादी के 1 हफ्ते बाद कमला की तीनों बहुएं कमला से कहती हैं, माँ जी मुझसे नहीं बनता इस बंद रसोई में खाना, मेरा तो दम घुटता है। माँ जी गौरी ठीक कह रही है, उस रसोई में मुझसे भी खड़े होकर खाना नहीं बनता है। माँ जी हम तो अपनी खेत में अलग रसोई बनाएंगे, एकदम खुली हुई, जाना खड़ा होना पड़े ना गर्मी के मारे दम घुटे। पर बहू मैंने वो इतनी बड़ी रसोई किसके लिए बनवाई है, मेरी बात तो सुनो। कमला के बिना बात सुने ही तीनों बहुएं पास के ही खेत में अपने गैस सिलेंडर ले जाकर रख लेती हैं और सारे मसाले के डिब्बे और जरूरत की सारी चीजें, फिर जाकर खेत की रसोई में खाना बनाने लगती हैं। तभी अंदर बैठे कमला के तीनों बेटे और कमला और उसका पति खाने का इंतजार कर रहे थे। अरे और कितना समय लगेगा बहू को खाना लाने में, लगता है आज पेट में भूख के मारे कूद रहे चूहे भी मर जाएंगे। अजी बस लाती ही होंगी। इतने में लता सबसे पहली थाली लगाकर हरिराम को देती है। उसमें 2 पूरी और आलू की सब्जी रखकर अपने ससुर को खाने के लिए देती है। फिर लता दूसरी थाली लेने के लिए जा ही रही होती है कि तभी ससुर पीछे से आवाज मारता है, अरे पूरियां तो खत्म हो गई, जल्दी से और बनाकर लाओ। जी जी पिताजी अभी लेकर आई, 2 मिनट। तभी लता भागती हुई जाती है और फिर से 2 पूरी प्लेट में रखकर लेकर आती है और फूली हुई 2 पूरी अपने ससुर की प्लेट में रख देती है। ऐसे लता के अंदर बाहर के 10 चक्कर लग जाते हैं जिस कारण लता की बुरी तरह से ऊपर नीचे सांसें चलने लगती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे 10 दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन तीनों बहुएं खेत में बैठकर नाश्ता बना रही थी और सब अंदर नाश्ते के लिए बैठे होते हैं। इतने में कमला की बहू लक्ष्मी हाथ में चाय की ट्रे लेकर आती है तो गौरी पकौड़ों की प्लेट लेकर आती है और सबकी प्लेट में पकौड़े परोसती है। ये क्या, ये चाय है जो एकदम ठंडी है, और ये पकौड़े भी सारे ठंडे पड़े। तभी गौरी और लक्ष्मी कहती हैं, जी हमने तो एकदम गरम गरम ही बनाए थे, लेकिन यहाँ तक पकौड़े लाते लाते ही ठंडे हो गए, तो इसमें हमारी क्या गलती है? अरे तुम्हें आखिर कहा किसने खेत में रसोई बनाकर खाना बनाने के लिए? तभी पीछे से लता आ जाती है और रोहन को ये कहते हुए सुन लेती है और उससे कहती है, अजी हमको शुरू से ही खुले में खाना बनाने की आदत है और हमसे इस रसोई में खड़े होकर खाना नहीं बनता है, इसलिए हम तीनों देवरानी जेठानी खेत में जाकर खाना बनाते हैं। अरे तो इसमें तुम खड़ी होकर बहस क्यों कर रही हो, जाकर रसोई में चाय गरम करके लाओ। माँ जी शायद आप भूल गई हैं, रसोई में गैस चूल्हा कुछ नहीं है, हम सब खेत में ले गए हैं। धीरे धीरे अब ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। घर के सभी लोग तीनों बहुओं के खेत वाली रसोई से परेशान हो जाते हैं। धीरे धीरे अब ऐसे ही दिन गुजरते हैं। घर के सभी लोग तीनों बहुओं की खेत वाली रसोई से परेशान हो जाते हैं। एक दिन तीनों बहुएं दोपहर का खाना बनाकर फ्री हुई थी और वो अब इतनी थक गई थी कि सुबह से अंदर बाहर के चक्कर से उनके अंदर कुछ और काम करने की हिम्मत नहीं बची थी। तभी थोड़ी देर बाद कमला अपनी तीनों बहुओं के पास खेत वाली रसोई में आती है और अपनी तीनों बहुओं से कहती है, बहू आज घर पर कुछ मेहमान आएंगे, वो रात का खाना भी यहीं खाकर जाएंगे, इसलिए तुम रात के खाने में काफी सारी चीजें बना लेना। ये कहकर सास वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, ये ससुराल वाले तो हम तीनों बहुओं की रेल बनाकर ही छोड़ेंगे। हमने खेत में रसोई क्या बना ली, हमें परेशानी करने पर लग गए सबके सब। अरे मेहमानों को आज ही आना था क्या, और कितना परेशान करेंगे ये हमें। थोड़ी देर बाद ही रात होने लगती है। तभी तीनों बहुएं मेहमानों के लिए रात का खाना बनाने लगती हैं। अचानक जोरदार तेज आंधी आने लगती है और चारों तरफ धूल उड़ने लगती है, साथ ही नीचे गिरे पड़े सारे पत्ते भी उड़ने लगते हैं। तभी लता अपनी देवरानी से कहती है, लक्ष्मी जल्दी से सारा खाना ढक दो, नहीं तो सारे खाने में मिट्टी उड़कर चली जाएगी। लक्ष्मी आंधी में अपनी आंखों को बंद करती हुई सारे खाने को प्लेट से ढक देती है, पर इतनी तेज आंधी में प्लेट कहाँ ही रुकने वाली थी।
आंधी के तेज झोंके से सारी ढकी हुई प्लेट कहीं की कहीं जाकर पड़ती है, जिससे सारे खाने में धूल उड़कर भर जाती है। जैसे ही थोड़ी देर बाद आंधी रुक जाती है, तभी तीनों बहुएं अपना बनाया हुआ खाना देखती हैं तो सारा खाना किरकिरा हो रहा था और उसको देखकर तीनों आपस में कहती हैं, हे राम, ये तो सारा खाना किरकिरा हो गया है, हमें दोबारा खाना बनाना पड़ेगा अब। जेठानी जी, मेरी तो अब हिम्मत भी नहीं हो रही है कि मैं दोबारा खाना बना लूं। सुबह से तो अंदर बाहर में थक गई और अब जैसे तैसे खाना बनाया तो वो भी आंधी की वजह से खराब हो गया। ऐसा बोलकर कमला की तीनों बहुएं मेहमानों के लिए फिर से सारा खाना बनाती हैं। थोड़ी देर बाद ही तीनों बहुएं खाने की एक एक चीज घर लेकर जाती हैं और उनका चेहरा थकान के मारे मुरझाया हुआ था। फिर वो मेहमानों को परोसती हैं। इसके बाद सभी लोग खाना खाकर चले जाते हैं, जिनसे सारा खाना भी खत्म हो जाता है। लता, लक्ष्मी, गौरी के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता। तभी कमला कहती है, अरे तुम तीनों के लिए तो खाना ही नहीं बचा है, अब फिर से तुम तीनों को अपनी खेत वाली रसोई में जाना पड़ेगा। तभी तीनों बहुएं एकदम से कहती हैं, अरे हमारे बस की नहीं है अब और खाना बनाना, हम तो भूखे ही सो जाएंगे। और नहीं तो क्या, सुबह से चक्कर लगाते लगाते पैरों में सूजन भी आ गई है। अरे तो हमने थोड़ी कहा था कि तुम खेत में जाकर खाना बनाओ, घर में अच्छी खासी रसोई है उसमें बनाओ, फिर खुद भी आराम से खाओ और हमें भी आराम से खाने दो, जिससे तुम्हें भी कोई परेशानी नहीं होगी। तभी गौरी उदास मन से कहती है, हम तीनों अच्छे से जानते हैं आप सभी को हमारी खेतों की रसोई रास नहीं आती, इसीलिए आप हमारी रसोई वहाँ से हटवाना चाहते हैं। अरे तुम लोग क्यों आपस में बहस करने में लगे हो? मैंने तीनों बहुओं को समझा कर देख लिया, पर मेरी नहीं सुनी किसी ने भी। और वैसे भी अगर बहुओं को खेत में खाना बनाना अच्छा लगता है तो खेत की रसोई में ही खाना बनाने दो। कमला की बात सुनकर तीनों बहुएं सोने के लिए अपने अपने कमरे में चली आती हैं और फिर ऐसे ही धीरे धीरे तीनों बहुओं को अपने खेत की रसोई में खाना बनाने में दिक्कत आने लगी। ऐसे एक दिन फिर से तीनों बहुएं खेत में खाना बना रही थी। फिर तीनों किसी काम के लिए घर के अंदर जाती हैं और जैसे ही कुछ देर बाद बाहर आती हैं, ये भगवान, ये क्या, सारा खाना कबूतरों और चिड़ियों ने चोंच मार मार कर खराब कर दिया है। ऐसे ही हर रोज अब खेत की रसोई में कोई न कोई दिक्कतें आने लगी थी और तीनों बहुएं अपनी खेत की रसोई से तंग आ जाती हैं। एक दिन तीनों बहुएं आपस में खेत की रसोई के बारे में बात कर ही रही थी। उनकी सारी बातें कमला सुन लेती है। मैं तो तंग आ गई हूँ इस खेत की रसोई से, कभी कुत्ता खाने में मुंह दे जाता है तो कभी कबूतर सारा खाना बिगाड़ देते हैं। जेठानी जी, मेरे तो अंदर बाहर के इतने चक्कर लग जाते हैं कि फिर खाना खाने का भी मन नहीं करता, बस ऐसा मन करता है कि सो ही जाऊं। अगर हम माँ जी को ये सब बताएंगे तो फिर माँ जी हमें उस बंद रसोई में खाना बनाने के लिए बोल देंगी। अपनी तीनों बहुओं की बात सुनकर कमला का मन परेशान हो जाता है और वो कहती है, बहू, आज से तुम्हें कोई जरूरत नहीं है अब खेत की रसोई में खाना बनाने की। लेकिन माँ जी, हम बंद रसोई में तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे खाना। मेरी बात तो सुन लो बहू, मैं तुम्हारे लिए घर के आंगन में ही एक मिट्टी का चूल्हा बनवा दूं, जिसे तुम खुले में अपने आंगन में बैठकर खाना बना सको, और जब कभी मौसम खराब हो तो घर की रसोई में बना लो। आंगन में चूल्हा बनवाने के नाम को सुनकर तीनों बहुओं के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और कमला आंगन में ही मिट्टी का चूल्हा बनवा देती है और अब खेत की रसोई घर में ही ट्रांसफर हो जाती है। अब लता, गौरी और लक्ष्मी घर के आंगन में ही बैठकर खुले में खाना बनाती हैं और जब आंधी तूफान आता है तो वो घर की रसोई में गैस पर खाना बना लेती थी और अब उनको कोई अंदर बाहर वाली दिक्कत भी नहीं होती थी, जिससे अब वो सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। अदिति, अरे ओ अदिति, आजा बेटा, मैंने आटा गूंथ दिया है, तू जल्दी से रोटियां सेक ले, तेरे पापा आते ही होंगे ऑफिस से। क्या माँ, मैं आटा गूंथ देती ना, हर रोज रोटियां ही क्यों बनवाती हो मुझसे? ताकि ससुराल जाकर तू नाक ना कटाए हमारी। आटा तो तू बढ़िया गूंथ लेती है, लेकिन रोटियां अब तक गोल नहीं बनती तुझसे। अब रोज बनाएगी तभी तो तेरा हाथ बैठेगा ना बेटा। उफ, बाप रे बाप, रसोई तो उबल रही है माँ, ऊपर से गैस के पास खड़े होकर कितनी सारी रोटियां बनानी है। कितनी सारी? 4 तेरे पापा की, 3 मेरी और 2 तेरी, बस 9 रोटियां ही तो सेकनी है। तो 9 रोटियां क्या कम होती है? अब ना बाबा ना, अभी 2 दिन पहले ही तो मैंने अपना फेशियल करवाया है, अब इतनी गर्मी में गैस के पास खड़ी रहूंगी तो पिंपल आ जाएंगे चेहरे पर। हे मेरे भगवान, ये आजकल की लड़कियों के कितने नाटक हैं। जरा हमसे पूछो, तुम्हारी उम्र में चूल्हे पर एक टाइम की 40-50 रोटियां बनाई है मैंने, जब ससुराल में पूरा परिवार साथ रहता था। हाँ तो आपका ससुराल भी तो कितनी बढ़िया जगह था, मस्त पहाड़ों के बीच, जहाँ कभी गर्मी पड़ती नहीं
ऊपर से स्नोफॉल के मजे अलग से। आहा, कितना मजा आता होगा ना। तुझे ऐसा लगता है तो ठीक है, कल ही तेरी मासी से बात करती हूँ कि वहीं पहाड़ों पर ही ढूंढ ले तेरी ससुराल। अब सच माँ, ये तो एकदम धांसू आइडिया है, लेकिन ये मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। ठीक है, तो फिर तेरा आप आज के आज मासी से बात करो और उनसे बोलो कि ससुराल कैसा भी चलेगा, लेकिन मेन शर्त यह है कि लड़का वहीं का रहने वाला हो और उसका घर एकदम पीक पर, मतलब कि ऊंचाई पर होना चाहिए, जहाँ जमकर स्नोफॉल होती हो। वाह, कितना बढ़िया हो जाएगा फिर तो। स्नोफॉल देखने के लिए न छुट्टी लेने की जरूरत और न इस गर्मी से जूझने की टेंशन। चलो माँ, अब आप रोटियां बनाओ, मैं तब तक ये डिसाइड करती हूँ कि शादी के बाद अपनी रिसेप्शन पर मैं क्या पहनूंगी। ये कहकर अदिति हंसते हुए अपने कमरे में चली गई। क्या होगा इस लड़की का, एकदम बावली है। चलो अब रोटियां तो मुझे ही बनानी पड़ेगी। मैडम तो गई अपने पहाड़ी ससुराल के सपने बुनने। अरे कौन जा रहा है ससुराल, तुम या मैं? कम से कम ये तो बता दो। अजी मेरा कोई मन नहीं है, न अपने ससुराल जाने का और न ही आपको कहीं भेजने का। वो तो आपकी लाडली है जिसे अब नया फितूर चढ़ा है, कहती है शादी करेगी तो किसी पहाड़ी लड़के से। अब बताओ, ऊंचे पहाड़ पर ससुराल चाहिए इसे। अब आप ही समझाइए इसे कि कितनी दिक्कतें होती है पहाड़ पर, जिनसे हार कर हम यहाँ आ बसे। हमारा वक्त अलग था विभा, लेकिन अब पहाड़ों पर भी काफी तरक्की हो गई है। पहले से बहुत बदल गया है पहाड़ी जीवन। अरे कितना भी बदल गया हो, लेकिन यहाँ जितनी सुविधाएं तो नहीं है ना वहाँ पर अभी भी। और ये आपके विचार अचानक से कैसे बदल गए? आपके कहने पर ही तो हम अपनी जॉइंट फैमिली छोड़कर यहाँ दिल्ली आए थे। दिल्ली आना हमारी जरूरत भी थी और मजबूरी भी। मुझे यहाँ अच्छी सैलरी ऑफर हो गई थी और तुम वहां परेशान भी थी। और सच कहूं तो ऐसा संयोग भी बन रहा है कि शायद अदिति का ससुराल पहाड़ों पर ही हो जाए। हैं? अब साफ साफ कहिए ना, क्या बात है? आज लंच के वक्त तिवारी जी से काफी देर बातें हो गई। बातों बातों में अदिति के लिए एक रिश्ता बताने लगे। उनकी रिश्तेदारी में ही है। लड़का सरकारी क्लर्क है, कश्मीर में, एकदम पहाड़ों के बीचों बीच घर लिया है। परिवार भी ज्यादा बड़ा नहीं है, माँ बाप और बस एक बेटा और बेटी। बेटे गिरीश से अपनी अदिति की शादी हो जाएगी और बेटी सुनीता की तो पहले ही शादी हो चुकी है। परिवार तो बढ़िया है, लेकिन कश्मीर, इतनी दूर अदिति को कैसे भेजेंगे जी? तुम चिंता मत करो विभा, ये भगवान का बनाया संयोग ही है कि अदिति को भी पहाड़ों में ससुराल पाने की इच्छा तब हुई जब उसके लिए ये रिश्ता आया। अब ज्यादा मत सोचो और जाकर उससे बात करो। विभा ने जाकर अदिति से बात की और कश्मीर का नाम सुनते ही अदिति ने हाँ कहने में 1 मिनट भी नहीं लगाया। अरे अरे माँ, इसमें सोचने जैसा क्या है? कश्मीर में होगी मेरी ससुराल। आहा, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। आप तो फौरन हाँ कर दो। एक बार ठंडे दिमाग से सोच ले बेटा, मैं पहाड़ों पर रही हूँ, मुझे मालूम है कि कितनी दिक्कतें होती हैं वहां पर। पहाड़ी जगह पर 2-4 दिन घूमकर आने में और पूरी जिंदगी बिताने में बहुत फर्क होता है। ओहो माँ, पापा सही बोलते हैं। आप ना कुछ ज्यादा ही डीप चली जाती हो हर मामले में। मैं बोल रही हूँ ना आपको, आप इस रिश्ते के लिए हाँ कह दो, इससे पहले कि उन्हें कोई और पसंद आ जाए। अरे पर एक बार लड़के की फोटो तो मंगवा ले। उसकी भी कोई जरूरत नहीं है माँ, पापा ने देखा तो है ना फोटो। अगर उन्हें पसंद है तो मुझे भी पसंद है। और वैसे भी कश्मीर की खूबसूरत वादियों में हमेशा के लिए रहने को मिल जाए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए मुझे। अदिति अपनी शादी और ससुराल को लेकर काफी एक्साइटेड थी। फिर कुछ ही महीनों के बाद गिरीश और अदिति की शादी हो गई और अदिति खुशी खुशी अपने ससुराल यानी कि कश्मीर आ गई। लेकिन फिर, अरे अदिति जाओ बेटा, सबके लिए गरम कहवा बना लाओ। अब मम्मी जी, पर अभी 1 घंटे पहले ही तो सबने एक साथ कॉफी पी थी। ये कश्मीर है बेटा, तुम्हारी दिल्ली नहीं। यहाँ की सर्दी से बचना है तो थोड़ी थोड़ी देर में कुछ गरम पीते रहना पड़ता है। पहले कॉफी पी थी, अब कहवा बना लो। फिर कुछ देर बाद सबके लिए बढ़िया अदरक वाली चाय बना लेना, ठीक है? ये अदिति का ससुराल था, ऊपर से कश्मीर जैसी ठंडी जगह, तो मायके वाले बहाने यहाँ अदिति के काम नहीं आने वाले थे। बेमन से ही सही, पर उसे थोड़ी थोड़ी देर में सबके लिए कुछ न कुछ गर्म पीने के लिए बनाना ही पड़ता। ओहो, ये तो बिल्कुल ठंडा हो गया अदिति। अरे मैं तो तुरंत ही बनाकर लाई थी, इतनी जल्दी ठंडा भी हो गया। हाँ बेटा, यहाँ ऐसा ही होता है। जाओ सबके लिए दोबारा गर्म करके ले आओ और इस बार केतली में डालकर लाना तो ठंडा नहीं होगा। धीरे धीरे अदिति को पहाड़ी जीवन के साइड इफेक्ट्स पता चल रहे थे। पहाड़ों पर रहने का तरीका, खाने पीने का तरीका, सब कुछ उसके मायके से बहुत अलग था। और फिर एक दिन, बड़ी ठंड है, ये लाइट कब तक आएगी जी? लाइट
अब कहिए तो आराम से ही आएगी। है? ऐसे कैसे? बिना हीटर के तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। अच्छा सुनिए ना, हमारे पास इन्वर्टर भी तो है। हाँ है तो सही, लेकिन उसे हम बुरे वक्त के लिए बचा कर रखते हैं, ऐसे थोड़ी मोड़ी ठंड में नहीं चलाते। क्या? अच्छा इससे बुरा वक्त तो और कौन सा आएगा? देखिए ना मेरे हाथ पैर बर्फ जैसे ठंडे पड़ गए। तुम्हें अभी यहाँ की आदत नहीं है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तुम फिक्र मत करो, ये रजाई ओढ़कर लेट जाओ, फिर ठंड नहीं लगेगी तुम्हें। और फिर अगले दिन, ये क्या? सुबह के 11 बज गए और अब तक धूप नहीं खिली। धूप की उम्मीद तो छोड़ ही दो बेटा, ये दिसंबर का महीना है, अब तो सीधा बर्फ गिरेगी। बर्फ गिरने की बात सुनकर अदिति खुश हो गई, क्योंकि उसे शुरू से ही स्नोफॉल बहुत पसंद था। लेकिन फिर जब सच में बर्फबारी हुई तो उसकी हालत पहले से भी खराब हो गई। अदिति क्या कर रही हो? चलो ना, बाहर कितनी बढ़िया बर्फ गिर रही है। तुम्हें तो कश्मीर का फर्स्ट स्नोफॉल देखना था ना। हाँ देखना तो था, लेकिन बहुत ठंड है जी। ओहो, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। स्नोफॉल के दौरान रूम हीटर नहीं चला सकते। पर ऐसा क्यों? क्योंकि स्नोफॉल के टाइम सारे खिड़की दरवाजे बंद रखने पड़ते हैं, और ऐसे में रूम हीटर चलाना खतरनाक हो सकता है। बस इसीलिए। चलो अब तुम जल्दी से बाहर आओ, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। लेकिन जब वो अपने कमरे से बाहर आई तो उसे देखकर सब अपना पेट पकड़कर हंसने लगे। ये क्या हाल बना लिया तुमने अदिति? एकदम कार्टून लग रही हो। सबको खुद पर हंसता देखकर अदिति को बुरा लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कोई बात नहीं बेटा, पहाड़ों में ससुराल होने के कई फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं, मैं समझती हूँ। लेकिन मुझे भरोसा है कि धीरे धीरे तुम भी ढल जाओगी, जैसे मैं ढल गई। लेकिन फिलहाल तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपने मायके हो आना चाहिए। क्यों, सही कहा ना मैंने? अपनी सास की बात सुनकर अदिति के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो समझ गई थी कि पहाड़ों में ससुराल होने के बारे में सोचने और असल में वहां रहने में काफी फर्क है। ऐसा नहीं था कि वो हिम्मत हार गई थी, लेकिन फिलहाल वापस कुछ दिन अपने मायके में आकर रहने के लिए वो बहुत एक्साइटेड थी। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।